नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती के लिए आज हम आपको लेकर आए हैं ब्रजभूमि में, जी हां, गोपालकों की भूमि में। और यहां पर हम परखम गांव में हैं और इसका ब्लॉक पड़ता है फरहा। और आनंद की बात यह है कि यहां से 7 किलोमीटर दूर ही एकात्म मानववाद के विचारक दर्शन जिन्होंने उसका दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी भूमि, उनकी जन्मभूमि भी यहीं पर है। और ये जो परखम गांव है, यहाँ पर गो पालन का, गो गाय पर अनुसंधान का और किस तरह से गाय के पालन को सस्टेनेबल बनाया जाए, टिकाऊ बनाया जाए, लाभकारी बनाया जाए, इसको लेकर यहाँ पर जो नीति और नीति के साथ साथ उसका जो एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर किया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं साथ में लिखा है प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर, और इसका आज लोकार्पण इसका हुआ है। यहीं पीछे आयुष पशु चिकित्सा संस्थान है। यहीं पर आइडिया है कि हिंदुस्तान में जो आज करीब 32 तरह की देसी नस्ल की गाय बची हैं, उनको यहाँ पर प्रिजर्व किया जाए, उनके ऊपर रिसर्च किया जाए। हम आपको बता दें कि महाभारत में करीब 50 से ज़्यादा तरह की देसी गायों का जिक्र है, लेकिन ये संख्या क्यों कम हुई, इसकी आज सभी को फिक्र है। और इस फिक्र के बीच, इस चिंता के बीच ये चिंतन किया गया कि किस तरह से यहाँ पर गाय को बचाया जाए, उसका संवर्धन किया जाए। उसके लिए जो उपाय किए गए हैं उनको लेकर हम आज बात करेंगे हरिशंकर जी से। वो इस पूरे के पूरे प्रकल्प के महामंत्री हैं, एक तरह से उसको हैंडल करेंगे। ये जो मेरे पीछे गो अनुसंधान विज्ञान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये जो पूरा का पूरा जो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एक गांव के अंदर, इसका यहाँ पर ये प्रभाव में कब से आ जाएगा और इसका प्रभाव क्या होगा, इन दोनों बातों को समझेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी में हरिशंकर जी। और सबसे पहले यही एक छोटी सी जिज्ञासा कि ब्रज के इस सुदूर, इस छोटे से एक गांव में, परखम में, जो हम देख रहे हैं अपने पीछे कि यहाँ पर दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का जो इतना बड़ा प्रकल्प यहाँ पर खड़ा हुआ है, इस प्रकल्प के पीछे का दर्शन और दिशा क्या है? पंडित दीनदयाल जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अंत्योदय, समाज में जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसको ऊपर कैसे लाया जा सकता है, ऐसा प्रयास उनके द्वारा किया गया और ऐसा उनके द्वारा मंत्र दिया गया। उनके इस मंत्र को साकार करने के लिए गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का यहाँ निर्माण कराया गया है। आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, इसके बराबर में क्लासरूम भी है जिसमें प्रशिक्षण का कार्य दिया जाएगा। अभी परम पूज्य सरसंघ चालक जी द्वारा इस अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया है। उनके द्वारा सारा विषय लिया गया है। अपने गायों के बारे में आप लोग देख रहे हैं कि आजकल किसान गायों को नहीं रखता। कारण क्या है कि गाय जब तक दूध देती है तब तक तो किसान उसको रखता है, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देता है। जबकि हम लोगों को पहले से पता है कि गाय के शरीर में 36 करोड़ देवता विराजमान हैं, और लेकिन हम लोगों को ज्ञान न होने के कारण उसका सदुपयोग नहीं करते। गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से, गाय के घी से, गाय के दूध से, गाय के दही से यहाँ पंचगव्य तैयार किया जाएगा जिससे कैंसर के रोगों का निदान होगा। ऐसा हम लोगों का प्रयास है। आप कह रहे हैं कि गो आयुर्वेद पर काम किया जाएगा? गो आयुर्वेदिक पर पूरा काम किया जाएगा, एलोपैथिक का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। हम तो यहाँ पर एक काम और करने जा रहे हैं कि जैविक खेती का हमारा पूरा शुरू से ही चल रहा है। दीनदयाल धाम के द्वारा पहले से जैविक खेती का प्रयास जारी है। आसपास के करीब 50 गांव में, उनमें हमारा प्रयास है कि जैविक खेती का ही प्रयोग किया जाए। और हम जो गोबर यहाँ से जो वेस्टेज होगा उसके द्वारा जैविक खाद तैयार करेंगे। आप लोग देख रहे हैं सामने बायोगैस जनरेटर प्लांट भी लगा हुआ है। उसके द्वारा जो जनरेटर के जो चलेगा उससे अपने हैंडलूम का सेंटर, एक बुनकर केंद्र यहाँ खोला गया। आज उसका लोकार्पण
परम पूज्य सरसंघचालक जी द्वारा किया गया। यहाँ गांव के आसपास लोग हैं जो बड़े बेरोजगार हैं, तो उनको रोजगार देने की स्थिति में करने के लिए ये बुनकर केंद्र का यहाँ निर्माण किया गया है। हमारा ये आगे ये भी विचार है कि गांव के लोगों को ये एक तरह की पावर लूम है। पावर लूम भी है, हैंडलूम भी है, दोनों ही लगाई है हमने। पावर लूम का भी प्रयोग करेंगे और दोनों ही गोबर गैस से संचालित होंगी। दोनों ही गोबर गैस से संचालित होंगी, ऐसा प्रयास है। प्रदूषण मुक्त होगा। गांव में मशीन लोगों को दिलवाई जाए, उनको कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए, उनका बना हुआ माल यहाँ पर सेंटर पर लिया जाए, उनको बाजार में कैसे उसकी सही कीमत मिल सकती है, ऐसा भी प्रयास हम लोगों का रहेगा। गांव के लोगों को, आप लोगों को पता होगा पहले से, गांव में बहुत सारी जड़ी बूटी रूखरी ऐसी होती है जिनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन सामान्य जानकारी न होने के कारण आदमी एलोपैथिक की तरफ भाग जाता है। जब उसको सामान्य वो जानकारी होगी कि ये वनस्पति नहीं है, आयुर्वेदी है, तो उसका प्रयोग करेगा। आपने देखा कोरोना काल में भी भयंकर स्थिति रही और एलोपैथिक से कोई उपचार नहीं हो सका, तो काढ़े के द्वारा कार्य किया गया। वो काढ़ा बड़ा कामयाब हुआ, वो जड़ी बूटियों का था। हमारे दीनदयाल धाम में अपना गौ उत्पाद से एक फार्मेसी भी निर्मित है, उसके द्वारा काढ़े का निर्माण किया गया, जो जगह जगह बांटा गया। उसका इतना उपयोग रहा, उससे रोगी बहुत दूर से। इस प्रकल्प में कितनी तरह की गायों को यहाँ लाने का प्रयोजन है और उनको किस तरह से यहाँ पर उनका मैनेजमेंट करना है? हमारा ये विचार है कि पूरे देश में वर्तमान में 32 प्रजाति की गाय बची है, देसी, जो देसी है। देसी है। और देसी गाय मानी जाती है, जर्सी गाय नहीं। तो उन गायों को यहाँ ला करके ऐसा हमारा प्रयास है कि जितनी प्रजाति की गाय बची हैं वो तो कम से कम बनी रहें देश में, वो भी विलुप्त होती चली जा रही हैं। उन पर रिसर्च भी होना, उन पर रिसर्च होगा। उन गायों को हम रखने की, हमने यहाँ आप देख रहे हैं 3 शेड बनाए हैं। उन शेडों में ऐसा सामान्य तरीका नहीं है, हमने डिवाइडेशन करके शेड में 10-10 के ग्रुप में गाय को रखेंगे और उनके बछड़े भी सामने रहेंगे, ऐसी हमने रहने की व्यवस्था की है। और उनका जो पेशाब होगा, उनका जो गोबर होगा, उसको कलेक्ट करने के लिए अपने ग्वाला रहेंगे। जो 10 के ग्रुप में जो गाय रखी जाएंगी उनका खाने का मेनू भी अलग होगा, और जो 10-10 के ग्रुप में जो गायों का मेनू होगा उनका गोबर में क्या अंतर आता है वो रिसर्च सेंटर में जाएगा। वहाँ वैज्ञानिक होंगे, वो जांच करेंगे, उनसे कौन सी दवाई उत्पन्न हो सकती है, बनाई जा सकती है। ऐसा ये भी समझा जाएगा कि कौन सी नस्ल की गाय का गोबर या उसका पेशाब, वो उसका दोनों में उसका प्रभाव अलग अलग कितना है और वो किस दवाई के लिए प्रयोग में हो सकती है। ऐसी फार्मेसी का निर्माण है, करने का पूरा उद्देश्य है हमारा कि आगे चल के आयुर्वेद के द्वारा ही सारी चिकित्सा हो, मनुष्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, सारी चिकित्सा आयुर्वेद के द्वारा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। जो बच्चे आएंगे उनको आयुर्वेद, आपको लगता है कि आयुर्वेद की ही एक शाखा के रूप में गो आयुर्वेद को पढ़ाया जाएगा? गो आयुर्वेद को ही पढ़ाया जाएगा। कारण क्या है कि ये जो आप लोग देख रहे हैं, एलोपैथिक के द्वारा जो कैंसर बढ़ रहा है, सामान्य व्यक्ति में भी कैंसर निकल रहा है, उसका निदान क्या है? हम उसका निदान भी आयुर्वेद के द्वारा ही करेंगे। अगर कैंसर पाया जाता है, आज यहाँ एक पैथोलॉजी लैब बन रही है, बहुत बड़ी पैथोलॉजी, विश्व का सबसे बड़ी पैथोलॉजी होगी। अच्छा। हाँ, और उसमें जांच होगी। अगर उसके कैंसर का अगर उसको होता है, रोग पाया जाता है, उसका निदान भी हम ही करेंगे और उसका प्रशिक्षण हम देंगे बच्चों को, उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी देंगे। आगे चल के वो बच्चे इसका जो भी यहाँ से सीख करके जाएँ, वो उसकी जगह जगह जा करके चिकित्सा करें, ऐसा हमारा प्रयास है। और उनको डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जगह कहीं नौकरी में भी जा सकते हैं, अपना व्यवसाय भी खोल सकते हैं। लेकिन व्यवसाय भी ऐसा खोलें कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। ये संघ के द्वारा प्रकल्प चलाया जा रहा है, मतलब भाव समाज सेवा का है, समाज सेवा का है। दूसरा, ये संघ के द्वारा ये पूरे प्रकल्प जितने भी है संघ की प्रेरणा से ही चल रहा है और गौ माता की कृपा से हो रहा है। तो मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि आप तो बहुत दूर आपको जाना रहता है पूरे देश में, तो जहाँ जहाँ जाएँ इसका पूरा प्रचार करें। आपको लगता है कि ये प्रकल्प जो है ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? इस समय हमारे पास 70 एकड़ जमीन है। इस जमीन का उपयोग आप किन किन कामों के लिए करने वाले हैं? इसमें करीब 32 एकड़ जमीन तो हमारे पास गोचर भूमि है, ठीक है, जिसे हम चारा उगाने का कार्य गायों के लिए करेंगे। बिल्कुल। और उन्हीं 250 गायों के लिए जो 32 प्रजाति की हैं, उन्हीं के लिए गोचर के काम में वो आएगी, ऐसा हमारा पूरा प्रयास है। दूसरा, अन्य भूमि जो हमने खरीदी है और जिसके बैनामा कराए हैं, आबादी डिक्लेयर कराई है, उसका नक्शा स्वीकृत कराया है, उसके बाद हम ये निर्माण कार्य कर रहे हैं। और जो निर्माण कार्य हो रहा है वो भी समाज के सहयोग से हो रहा है, अपना कोई इसमें वो नहीं है, समाज के लोगों को द्वारा सहयोग हो रहा है, समाज का कार्य करने के लिए हो रहा है, ऐसा हमारा प्रयास है।
यहाँ इलाके के जो गांव हैं, आपका क्या टारगेट है कि भाई कितने गांवों को आप एक तरह से जिसको कहते हैं गोद लेना, अडॉप्ट करना, या फिर यहाँ संस्थान में जो रिसर्च है उसकी सेवाएं हम इतने गांवों को दे सकते हैं? अभी इस फरे खंड में करीब 55 गांव हैं। हाँ। हमारे कार्यकर्ता 55 गांवों तक संपर्क किए हुए। हमारा विचार ये है कि प्रत्येक गांव से 5-5, 6-6 लोग पहले चरण में आए, उनको प्रशिक्षण दिया जाए और वो यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, तो इस क्षेत्र में सबसे पहले प्रथम आयुर्वेद का कार्य शुरू हो। क्या लक्ष्य है? ऑपरेशन में कब तक आ जाएगा ये प्रकल्प? ये ऑपरेशन में अभी 1 साल में हो जाएगा, लेकिन हमारी शुरुआत हो गई है। हमारा आज शुरुआत कहाँ से हुई है? क्या गोबर गैस से, गायों से? अभी गोबर गैस प्लांट हमारा बन गया है और गोबर गैस जनरेटर के द्वारा ही हैंडलूम का सेंटर तैयार हो गया है और वो चालू भी हो गया। आप लोग जा कर के देखेंगे तो उसमें सारी पावरलूम की, हैंडलूम की मशीन लग गई हैं और वो संचालित हो गई। और यहाँ पर कितनी गाय हैं अभी? इस समय हमारे पास 90 गोवंश हैं। 90 गोवंश। हाँ, आगे इनको बढ़ा करके 250 हो जाए। हरिशंकर जी ने हमें जो बताया उसके पीछे का भाव आप समझ गए होंगे। ये जो पीछे जो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, उनका कहना ये है कि गायों को लेकर के भारत की या दुनिया की वो सबसे बड़ी पैथ लैब होगी एक तरह से, जहां पर 32 प्रजातियों की गायों का अलग अलग ब्लॉक में उनको रखते हुए उनके पेशाब, उनके गोमूत्र और जो गोबर है, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर वो पैथ लैब काम करेगी। साथ ही वहाँ पर गो आयुर्वेद पढ़ने वाले बच्चे, उनको सर्टिफिकेट कोर्स कराना, उनको डिप्लोमा कराना और अलग अलग जो गौशालाएं हैं देश की, वहाँ पर उनको सेवाओं के लिए भेजना ताकि उन गौशालाओं को वो वायबल बना सकें। वहाँ पर भी वो गोबर और गोमूत्र का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वहाँ हो सके और जगह जगह पर एक तरह से गो आयुर्वेद की शाखाएं खड़ी हो सकें। ये उन्होंने साथ में बताया कि ये जो प्रकल्प जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ऑपरेशन में पर्टिकुलर ये प्रकल्प साल भर के भीतर शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि यहीं पीछे आज शिलान्यास हुआ है एक पशु चिकित्सालय का, मतलब खास तौर पर ब्रज की गायों का, जिसमें संवर्धन के लिए उनका जो भी ट्रीटमेंट है वो भी हो सके। और साथ के साथ उनका ये भी कहना था कि यहाँ पर 90 गाय अभी हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 पावर लूम मशीनें हैं और एक धागा बनाने की मशीन है। ये पांचों मशीन चलाने के लिए यहाँ पर गोबर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब गोबर गैस में, उसके साथ में एक 15 किलोवाट का बायोगैस जनरेटर लगाया गया है और वो बायोगैस जनरेटर से यहाँ पर 5 पावर लूम, हैंडलूम यहाँ चलती हैं, लेकिन इस सब के लिए पूरे के पूरे सेंटर में जो लाइट की भी ज़रूरत होती है वो सब भी उसी जनरेटर सेट से यहाँ पर ली जाती है। यहाँ पर हरिशंकर जी से हम इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि ये जो आइडिया है, ये एक तरह से गोबर का किस तरह से ग्रामीण रोजगार में इस्तेमाल किया जाए, ये भी उसी आइडिया में से एक शामिल है। गोबर गैस जनरेटर प्लांट लगाने का उद्देश्य ये है कि जो ताज़ा गोबर निकलता है जो गाय के द्वारा, उसको हम ला करके ये जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो उससे जनरेटर चलता है और डीजल का खर्चा बचता है और उद्योग केंद्र अपना चल रहा है उसके द्वारा। इसमें जो गोबर वेस्टेज भी होता है उसके बाद भी जो निकलता है उससे जैविक खाद बनता है और जैविक खाद बनाने का हमारा प्रयोग यहाँ पर जारी है। और जैविक खाद के द्वारा जैविक खेती के अगर यहाँ जितने भी किसान हमने तैयार किए हैं उनके परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ये जो आप यहाँ पर करीब 100 गायों का गोबर इस गोबर गैस यूनिट में डालते हैं, उससे आपकी ज़मीन तो 70 एकड़ कुल है और उसमें से खेती जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 एकड़ पर होती होगी। तो क्या बाकी जो बायोगैस स्लैरी है उसको आप आसपास के किसानों को वितरित करते हैं? अभी हमने ये नया केंद्र खोला है। हाँ। और अभी शुरुआत हुई है। हमारा आगे विचार है कि जैविक खाद यहाँ तैयार करेंगे और आसपास के जो किसान हैं उनको भी प्रेरित करेंगे, उनको यहाँ से वितरित भी करेंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करेंगे। और कुल मिलाकर एक चीज़, यहाँ पर आप जो ये बुनकर केंद्र देख रहे हैं, ये बुनकर केंद्र यहाँ पर
क्या ये ऑपरेशन में आ चुका है? और अगर ऑपरेशन में आ चुका है तो यहाँ पर शिफ्ट में काम होता है क्या? कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं औसत? अभी तो नया बनकर केंद्र खुला है। हाँ। और अभी करीब 6 कर्मचारी हैं जो अभी मशीनों पर रह रहे हैं, कारीगर। बाकी के आगे और बढ़ाने की योजना है, जिसके द्वारा हमारे यहाँ तक बढ़ाने की योजना है कि गाँव में भी ऐसे हैंडलूम की मशीन दिलवाई जाएं ऐसे लोगों को जो रोज़गार अपना स्वतः कर सकें। गांव में बहुत सारी वस्त्र ऐसे हैं जो मोटे वस्त्र रहते हैं और किसानों के उपयोग के रहते हैं। चद्दर बनती है, दरी बनती है, मोटी मोटी रजाइयाँ बनती हैं, उनका इनके द्वारा कपड़े का निर्माण किया जाएगा, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है, बाज़ार से लाने पर बहुत महंगा रहेगा। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि आसपास के गांव के जो रहने वाले लोग हैं यहाँ से वस्त्र खरीदें और समझने के बाद अपने यहाँ भी रोज़गार लगाएं। ऐसा हमारा प्रयास है, उनको रोज़गार मिले, उनको अपना रोजी रोटी का पालन मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। आप देख रहे हैं पर्यावरण के ऊपर सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है और हम लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। बायोगैस जनरेटर से कोई प्रदूषण नहीं होता, तो आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहता है, हरियाली में कोई नुकसान नहीं होता। हमारा तो यहाँ ये भी प्रयास है कि वृक्षारोपण का कार्य किया जाए और ऐसे वृक्ष लगाए जाएं जिससे ऑक्सीजन मिले और गांव के लोगों को भी उसके लिए प्रेरित किया जाए। जब आप जानते हैं कि जहाँ पर वृक्ष नष्ट हो रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण आदमियों को रोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि पर्यावरण कैसे अच्छा हो सकता है, इसका हमारा पूरा प्रयास है। हम बिजली का कोई हमने प्रयोग करना का विचार नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर जी। और कुल मिलाकर के आपने जो ये देखा, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट, ऐसे इनोवेशन आप कम ही देखते होंगे जहां पर गोबर गैस से पावर लूम चल रही हो। माने रोटी, कपड़ा और मकान, ये इसमें से कपड़ा और इसी में से रोटी का किस तरह से निर्माण किया जा सकता है अच्छे भोजन का। तो जो बायोगैस स्लैरी है, जो गोबर गैस से निकलने वाली खाद है, वो इस प्रकल्प में होने वाली खेती, आसपास के जो किसान हैं उनके यहां पर होने वाली खेती, उस सब के लिए ये गोबर गैस की स्लैरी एक तरह से रामबाण का काम करती है। और साथ में यहां पर इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं, ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रोजगार का केंद्र बनाने में भी सक्षम होगी। एक बात यह भी कही जाती रही है कि गांवों को एक तरह से ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए, चूंकि यहां पर ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं, उनमें से गाय और गोबर भी एक स्रोत है। और इसीलिए जब शहर में कोई पावर लूम लगाता है तो पावर लूम लगाने से पहले उसमें आने वाला जो बिजली का खर्च है वो उसका हिसाब किताब भी करता है। लेकिन यहां पर यह सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर गोबर में जो निहित ऊर्जा है उसी ऊर्जा से यहां पर ये जेनसेट के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है और उसी बिजली से ये पावर लूम चलती है। और इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का जो लाइट और बाकी सब चीजें हैं, किचन है, वो सब भी इसी से संचालित होता है। एक आखिर में ये बात अगर आप जान लें कि कुल मिलाकर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, माना यह जाता है कि उसमें 47% योगदान ये करीब करीब जो जो मास है, खासतौर पर गोबर, इस सब का है। तो इसकी मीथेन को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मीथेन कंट्रोल यूनिट भी आप इसे कह सकते हैं, और उस हिसाब से ये बायोगैस आगे चल करके कार्बन क्रेडिट का भी एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं। तो स्मार्ट खेती और उसमें स्मार्ट इनोवेशन अगर आपने भी अपने यहां पर किया है तो आप हमें जरूर बताइए। हम आएंगे आपके यहां तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।